Hello everyone. Welcome to our YouTube channel LinguaSolves. And today we are going to study a very beautiful poem, The Road Not Taken by American poet Robert Frost. So let us study The Road Not Taken. Friends, poets they get a lot of recognition on the basis of their poetry, but hardly people they recognize them. Here on the screen you can see the poet Robert Frost. Robert Lee Frost was an American poet. His work was initially published in England before it was published in the United States of America. Let us understand the title of the poem first. The Road Not Taken. The road not taken here, it refers to the option that was left by the poet Robert Frost. It refers to all such choices which we leave in our life. Years later, sometimes we regret our decision. Had we selected the other option, we could have attained a lot more success in our life. So, here, once again, I would like to tell you that the road not taken, it refers to the options or the choices in our life that we leave or simply we don't choose. ये उन ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो जीवन में हम छोड़ देते हैं, जिनको हम सिलेक्ट नहीं करते और कई बार बाद में हम अपने फैसलों पर पछताते हैं कि काश हमने सिलेक्ट किया होता तो हम अधिक सफल हो सकते. What is the message involved in the poem? What does the poet want to suggest before us? The poet wants to say that we must think carefully before we take our decision. All the options need to be explored well before we take or make our final choice. And whatever decision we have taken in our life, we should remain contented with that. We should not regret and repent. हमें अपने जीवन के समस्त फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, और सोच समझ कर यदि एक बार हम अपने जीवन में कोई भी फैसला कर लें तो बाद में हमें ये सोच कर दुखी नहीं होना चाहिए कि यदि हमने वो वाला ऑप्शन चूज़ किया होता, यदि हमने वो फैसला लिया होता तो शायद हम जीवन में ज़्यादा कामयाब होते या ज़्यादा सफल होते. इसीलिए फैसले जीवन में एक बार लें, सोच समझ के लें, और एक बार जो फैसला ले लें फिर परिणामों की परवाह किए बिना अपने लिए हुए फैसलों से जीवन में संतुष्ट रहें, कभी पछताएं नहीं. क्योंकि एक व्यक्ति जीवन में सभी फैसले नहीं ले सकता, सभी चीज़ें सही नहीं हो सकती. इसीलिए हमें अपने लिए हुए फैसलों से संतुष्ट रहना सीखना चाहिए. What made Robert Frost write this poem, The Road Not Taken? In 1912, Robert Frost and his wife made a momentous decision to move his family from America to England, and it was decided by flipping a coin. They went to England and they lived for about 3 years. There, Robert Frost used to take long walks with his friend Thomas, and during one such walk, they reached onto the fork of a road. उस दोराहे पे पहुंच के दोनों दोस्तों के बीच में दुविधा उत्पन्न हो गई कि कौन सी रोड पे ट्रैवल करें और कौन सी रोड पर नहीं. बाद में 3 साल बाद जब 1915 में फ्रॉस्ट वापस अमेरिका पहुंचे और वहां पहुंचकर एक बेहद प्रसिद्ध पोएट बने, उन्होंने जब ये कविता छपी तो इसकी कॉपी एक एडवांस कॉपी के तौर पे अपने दोस्त थॉमस को भी उन्होंने भेजी. Now let us understand the poem paragraph wise. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएम का पैरा नंबर 1. Two roads diverged in a yellow wood. पोएट वॉक करते हुए टहलते टहलते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां रोड दो रोड्स में विभाजित हो जाती है, यानी एक रोड के आगे दो रास्ते क्रिएट हो जाते हैं. अब पोएट के सामने कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है
कि वह किस रोड पर ट्रैवल करें, किस रोड पर नहीं, क्योंकि वह एक ही ट्रैवलर हैं और एक बार में हम केवल एक ही रोड पर ट्रैवल कर सकते हैं, दोनों रोड्स पर नहीं। येलो वुड्स, येलो वुड्स से अर्थ है पतझड़ का मौसम। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट या जो जंगल का रास्ता है उससे है, यानी वो शहर से दूर, शहर से बाहर की साइड है, कहीं जंगल की तरफ। और ऑटम सीज़न है जब पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पेड़ों से झड़ने लगती हैं। द नेक्स्ट लाइन सेज एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। उन्हें दुख होता है क्योंकि वह एक ही यात्री हैं और दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकते। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। पोएट वहाँ खड़े होकर काफ़ी समय तक दोनों रोड्स पर सोच विचार करते हैं। पहले एक रोड के विषय में कंसिडर करना शुरू करते हैं कि मैं इस रोड पर ट्रैवल करूं या नहीं करूं। लॉन्ग आई स्टूड, he took his time to decide. So here we must take a lesson that decisions in life, they are to be taken out after serious and thoughtful consideration. To where it went in the undergrowth. उस रोड को उन्होंने वहाँ तक देखा, तब तक देखा जहाँ तक उनकी निगाह गई, और आगे झाड़ियों की वजह से उन्हें फर्दर और दिखाई नहीं दिया। यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे कि धरती का जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, और अगर एक सीधी रोड पे हम बहुत दूर तक देखने की कोशिश करें तो धरती के सरफेस में एक कर्व, एक बेंड आना शुरू हो जाता है और एक लिमिट के आगे हमको फिर दिखाई नहीं देता। वो स्थान जहाँ पे धरती और आसमान टच होते हुए नज़र आते हैं, क्षितिज या होराइजन कहलाते हैं। लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 2। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब समझते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। देन टुक द अदर, पहले पैरा में हमने देखा कि उन्होंने पहली रोड के बारे में विचार विमर्श किया कि इस पे ट्रैवल करूं या नहीं। अब वो दूसरी रोड के बारे में भी कंसिडर कर रहे हैं, यानी जीवन में अवेलेबल चॉइसेस। पहले एक चॉइस अगर है तो उसके बारे में सोच विचार किया, और अब जो दूसरी चॉइस अवेलेबल है उसके बारे में भी वो भली भांति सोच विचार के ही फैसला लेंगे। जस्ट एज फेयर, दूसरी रोड भी उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही अच्छी लग रही है। यानी जब हमारे पास एक डिलेमा या दुविधा होती है तो दोनों ही ऑप्शंस इक्वली, एक जैसे बिल्कुल लगते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, पोइट कहते हैं कि दूसरी रोड बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है कि इसके ऊपर ट्रैवल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाली जो रोड है उस पर तो फिर बहुत लोग ट्रैवल कर चुके हैं, शायद इस रोड पर किसी ने भी ट्रैवल नहीं किया है। देखते हैं अपन को ये कैसे पता लगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ना वियर एंड टियर होता है इस्तेमाल के बाद में किसी चीज़ का घिस जाना, खराब हो जाना। जिस रोड पे से सब लोग गुजरते हैं पगडंडी पे से, वहाँ की घास फूस डेड हो जाती है और एक क्लियर रास्ता बन जाता है। इस रोड पर वो कहते हैं कि अभी घास है और ऐसा लगता है कि ये रोड इंतज़ार में है कि कोई आए और उस रोड पर ट्रैवल करे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम।
हालांकि दोनों ही सड़कों पे लोग ट्रैवल करते हैं और दोनों ही सड़कें उतनी ही इस्तेमाल करी हुई दिखती हैं। केवल डिफरेंस जो है वो सिर्फ इस बात का है कि उस सुबह जो रात को पेड़ों से टूट के गिरी हुई सूखी पत्तियां हैं वो वहाँ पर फ्रेश पड़ी हुई हैं और अभी वो किसी के पैरों के तले कुचली नहीं गई हैं। अदरवाइज़ दोनों ही रोड्स पे से लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन उस सुबह एक रोड थोड़ा सा कम चली हुई है और वो थोड़ा सा बेटर क्लेम प्रेजेंट करती है कि इस पे ट्रैवल करना चाहिए। एक वो रास्ता होता है जिसको हर आम आदमी इस्तेमाल करता है, चूज़ करता है। दूसरा वो रास्ता होता है जिसे केवल कुछ विशेष, स्पेशल, हिम्मत वाले, करेजियस या साहसी लोग ही चूज़ करते हैं। जी, यहाँ पर उस रास्ते की बात हो रही है डिसीजंस। ऐसे क्रिएटिव, ऐसे नए डिसीजंस, बोल्ड डिसीजन, ऐसे नए फैसले जिनको आम तौर पर आम लोग, साधारण लोग ऐसे फैसले लेने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। पीपल दे हेजिटेट इन टेकिंग bold and new decisions in their life. It is only those who have adventurous spirit and are courageous. They love to take new and different decisions. They don't want to follow the beaten track. आम लोगों के द्वारा चूज़ किए गए रास्ते ऐसे खास लोग नहीं चुना करते। वे अपने रास्ते अलग बनाते हैं, अलग रास्ते चुनते हैं। Let's move to para 3. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now let us understand line wise. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Both the roads were equally fresh that morning. रात को जो पेड़ से टूटकर गिरी हुई सूखी पत्तियां हैं वह बिल्कुल फ्रेश हैं। अगर कोई यात्री उस पर से निकला होता तो निश्चित रूप से वो ट्रॉडन, क्रश हो जाती, पैरों के नीचे ट्रम्पल्ड हो जाती, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल क्रश्ड नहीं है। इसका मतलब उस समय दोनों ही रोड्स मॉर्निंग के टाइम बिल्कुल फ्रेश हैं। ओ, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. It means the poet chose the second road. Why did the poet choose the second road? Because the second road wanted more wear. Nobody had traveled on that road that morning. A poet being adventurous by nature, he preferred to choose some unique, different and a new path which not everybody has adopted or chosen in his life. Yet knowing how way leads on to way, पोइट कहते हैं मैं जानता हूँ अगर एक बार मैंने एक रोड छोड़ दी और दूसरी रोड पे आगे बढ़ गया, आगे जाऊँगा तो मुझे आगे और दूसरे डिफ़िकल्ट चॉइसेस मिलेंगे। वहाँ मुझे फिर दोनों में से कोई एक चॉइस चूज़ करनी पड़ेगी और फिर आगे बढ़ जाना होगा। He says he knows this thing very well. Being a single traveler, he won't be able to come back. He won't be able to ever travel on that first road that he had left. Let us understand the fourth and the last paragraph of the poem. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Now let us understand. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence. पोइट कहते हैं कि अब से बहुत समय के बाद, कई वर्षों के बाद, जीवन में, बाद में। I shall be telling this with a sigh. Sigh is a deep breath. एक गहरी आ भरते हुए मैं इस बात को बताऊंगा। किस बात को बताऊंगा? Two roads diverged in a wood. कि एक जीवन में दोराहा आया था जहां मेरे पास दो ऑप्शन
अवेलेबल थे, एंड आई बीइंग ओनली वन ट्रैवलर could not travel on both the roads. Therefore, I took the one less traveled by. पोएट ने वो वाली रोड चूज करी जो रास्ते सब लोग नहीं चूज करते थे, इसीलिए एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। आज वह जीवन में जिस भी मुकाम पर पहुँचे, सफल हुए असफल हुए, इस वजह से वो हो पाए। उनका कहना है कि शायद यदि मैंने दूसरी रोड चूज़ करी होती तो हो सकता है मैं जीवन में और भी ज़्यादा कामयाब होता। जीवन में कामयाबी तो बहुत मिली, लेकिन मन में एक बात रह जाती है कि शायद अगर मैंने वो वाली रोड चूज़ करी होती तो शायद मैं और भी ज़्यादा कामयाब होता। अब यहाँ पर पोयम का सम एंड सब्सटेंस निकल कर सामने आता है कि जीवन में फैसले अगर हमने एक बार सोच समझ के ले लिए तो फिर उसके बाद में हमें उन फैसलों से संतुष्ट रहना चाहिए। मान लीजिए आप क्लास 10th के बाद डिसाइड करते हैं कि आप बायो लेंगे, मैथ्स नहीं लेंगे। बायो लेने के बाद मान लीजिए आप डॉक्टर बनते हैं, लेकिन आपका एक दोस्त एक इंजीनियरिंग करके और भी ज़्यादा कामयाब हो जाता है, तो हो सकता है आपके मन में ये बात आए कि यदि मैंने भी मैथमेटिक्स ली होती, मैं भी इंजीनियर बनता, तो शायद मैं जीवन में और अधिक कामयाब होता। देखिए, एक बार आप 10th में अगर बायो ले लेंगे तो उसके बाद 11th में आपने बायो ले ली, तो 11th और 12th में बायो लेने के बाद आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे। फिर आपके आगे एक और चॉइस क्रिएट हो जाएगी कि मैं सर्जन बनूं कि फिजिशियन बनूं। फिर सर्जन बनूं तो फिर मैं किस चीज़ का सर्जन बनूं। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाऊं कि प्राइवेट प्रैक्टिस करूं। द चॉइस विल कीप ऑन कमिंग इन योर लाइफ। एक के बाद एक ऑप्शन आपके लिए जीवन में दूसरी, तीसरी, फिर चौथी चॉइस क्रिएट करता रहेगा। इस प्रकार जैसे एक ट्री की ब्रांचेस होती हैं, बाइफरकेट होती चली जाती हैं, ऐसे ही हम लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और बहुत लंबे समय के बाद कई बार हम ये सोच सकते हैं कि अगर मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया होता तो उसकी जो ब्रांचेस होती वो मुझे कहाँ पर लेकर जाती। इस बात पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए फैसले सोच समझ के लें और उन फैसलों के ऊपर फिर संतुष्ट रहें। Now let us understand the literary devices or the figures of speech used in the poem Anaphora. Anaphora is a literary device जिसमें दो लाइनें किसी एक ही शब्द से शुरू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड सॉरी, एंड बी। आपको पैरा 1 में दोनों एंड से शुरू हो रहे हैं, एक में एंड सॉरी, दूसरी लाइन एंड बी। एंड वर्ड से दो लाइनें शुरू हो रही हैं, इसको हम एनाफोरा कहेंगे। सेकेंड इज मेटोनमी। मेटोनमी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें हम किसी चीज़ को उसके वास्तविक नाम से नहीं बुलाते, उसकी ओरिजिनल नेम से ना बुला के, बल्कि जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है उस चीज़ से उसे हम बुलाते हैं। मैंने लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर पूरा एक कंप्लीट लेक्चर बनाया है जिसमें सारी लिटरेरी डिवाइसेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली हैं वो सब समझाई गई हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल लिंग्वा सॉल्व्स पे उसको देख के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। उसमें मैंने मेटोनिमी का एक एग्जाम्पल भी दिया है, द वाइट हाउस सेड। वाइट हाउस हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का निवास है, रेजिडेंस है। हमने उनका नाम ना लेके उसकी जगह कह दिया वाइट हाउस, तो ये मेटोनिमी हो गई। यहाँ पर येलो वुड्स, येलो हम सब जानते हैं ऑटम सीजन के लिए यूज़ होता है, तो पतझड़ का मौसम है, हमने इसको येलो वुड्स के नाम से ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में दो शब्द एक ही लाइन में आसपास होते हैं या लगातार होते हैं और एक ही लेटर, एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे वांटेड, वियर। यहाँ दोनों ही शब्द वांटेड एंड वियर डब्ल्यू से शुरू होते हैं, तो ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है सिनिकडोकी। सिनिकडोकी में
कोई पार्ट किसी पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या कोई पूरी चीज़ किसी चीज़ के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर नो स्टेप्स, यहाँ स्टेप्स पूरे के पूरे इंसान पोइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट पोइट बट द पर्सन। इसी तरह नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुई है वो है सिंबल। अंडरग्रोथ वर्ड जो आया है ये अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ अंडरग्रोथ प्रतीक है, सिंबल है अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का। मेटाफर तो है ही, यहाँ पर बहुत ही कॉमन यूज़ है यहाँ पर मेटाफर। रोड, रोड यहाँ पर चॉइसेस को रिप्रेजेंट करती है जो हमारे जीवन में अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर अंडरटोन का भी यूज़ किया गया है। कहीं ना कहीं अगर आप पोइट की टोन देखेंगे, जो साय वर्ड है वो हमें बताता है रिग्रेट की फीलिंग की, कहीं ना कहीं उनको अपने फैसले से संतुष्टि नहीं है। यदि मैंने दूसरी रोड चूज़ करी होती तो शायद मैं ज़्यादा कामयाब होता। रिपीटेशन का भी यूज़ किया गया है, एजेस एंड एजेस। यहाँ एजेस वर्ड को रिपीट किया गया है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों से शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।